स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई से पड़ताल कर रहे हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया की एक तरह से नींव है, साइबर सुरक्षा। हमारे पास इस विषय पर कुछ शोध दस्तावेज हैं और ये सिर्फ हैकर्स या बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं बताते, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि शुरुआत में ही ये समझना जरूरी है कि ये मामला सिर्फ तकनीक या सॉफ्टवेयर का नहीं है। हाँ, असल में ये भरोसे का मामला है। सही कहा। हम ऑनलाइन बैंकिंग से लेकर सोशल मीडिया तक हर चीज पर भरोसा करते हैं। साइबर सुरक्षा उसी भरोसे को बनाए रखने की कोशिश है ताकि हम एक समाज के तौर पर इस कनेक्टेड दुनिया में सुरक्षित रह सकें। भरोसे की बात, ये एक दिलचस्प एंगल है, तो इसी से शुरू करते हैं। आज अचानक से साइबर सुरक्षा इतनी बड़ी बात क्यों बन गई है? मतलब 10-15 साल पहले तो हम इतना नहीं सोचते थे इस बारे में। हाँ, और इसकी वजह यह है कि पूरा माहौल ही बदल गया है। दस्तावेजों में इसके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला तो साफ है, साइबर अपराध का बढ़ना। और ये सिर्फ बढ़ा नहीं है, इसका पूरा तौर तरीका ही बदल गया है। पहले साइबर क्राइम करने वाले अक्सर शौकिया हैकर होते थे जो बस सिस्टम में घुसकर अपनी काबिलियत दिखाना चाहते थे। बिल्कुल। और आज ये एक पूरी इंडस्ट्री है और वो खरबों का धंधा है। रैंसमवेयर जैसे हमले अब संगठित गिरोह चलाते हैं। मतलब उनके पास बाकायदा रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और कस्टमर सपोर्ट तक होता है। कस्टमर सपोर्ट? हाँ, ये एक तरह की डिजिटल हथियारों की दौड़ है। अपराधी नए तरीके खोजते हैं और सुरक्षा विशेषज्ञ उनसे एक कदम आगे रहने की कोशिश करते हैं। दूसरा कारण है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT का फैलाव। ये तो थोड़ी डरावनी बात है। मतलब मेरा स्मार्ट बल्ब या कॉफी मेकर भी किसी हैकर के लिए मेरे घर का दरवाजा बन सकता है। आपका डर बिल्कुल जायज है और यही तो समस्या की जड़ है। इन डिवाइसेस को बनाते समय कंपनियों का ध्यान सुविधा और कीमत पर होता है, सुरक्षा पर उतरा नहीं। हर स्मार्ट डिवाइस, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो या बच्चों का खिलौना, आपके नेटवर्क से जुड़ा है और अक्सर इनके पासवर्ड या तो डिफॉल्ट होते हैं या बहुत कमजोर। तो ये हैकर्स के लिए आप कह सकते हैं खुले दरवाजे की तरह हैं। और तीसरा कारण जो हम सब ने हाल ही में अनुभव किया है वो है रिमोट वर्क। कोविड-19 के बाद से घर से काम करना बहुत आम हो गया है। हाँ, और इससे कंपनियों की जो डिजिटल बाउंड्री है, जिसे अटैक सरफेस कहते हैं, वो अचानक बहुत बड़ी हो गई है। इसे ऐसे समझिए, पहले कंपनी को सिर्फ अपने एक ऑफिस के किले को सुरक्षित रखना होता था। अब उन्हें अपने सैकड़ों कर्मचारियों के घरों को भी सुरक्षित रखना है, जिनके वाईफाई राउटर की सुरक्षा का स्तर अलग-अलग है, जिनके बच्चे उसी नेटवर्क पर गेम खेल रहे हैं। जहां सुरक्षा के नियम उतने सख्त नहीं है। बिल्कुल, ये सुरक्षा टीमों के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। और चौथा कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। दस्तावेज कहते हैं कि ये दोधारी तलवार है। बिल्कुल सही। एक तरफ तो AI सुरक्षा सिस्टम को पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट बना रहा है, जो खतरों को खुद ब खुद पहचान कर रोक सकता है। और दूसरी तरफ हमलावर भी AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ऐसे ऑटोमेटेड अटैक बना रहे हैं जो लगातार सिस्टम की कमजोरियां ढूंढते रहते हैं, या फिर ऐसे फिशिंग ईमेल लिखते हैं जो इतने असली लगते हैं कि पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो ये साफ है कि खतरा हर तरफ से बढ़ रहा है। लेकिन जब हम साइबर सुरक्षा कहते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या ये बस महंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर खरीदना है? नहीं, वो तो बस इसका एक छोटा सा हिस्सा है। दस्तावेज बताते हैं कि साइबर सुरक्षा का असली लक्ष्य सिर्फ हमलों को रोकना नहीं है। इसका लक्ष्य है साइबर रेजिलियंस बनाना। रेजिलियंस मतलब एक ऐसा मजबूत सिस्टम तैयार करना कि अगर कोई हमला हो भी जाए तो उसका असर कम से कम हो और रिकवरी तेजी से हो सके। अच्छा। इसे एक मजबूत इमारत की तरह समझिए। आप मजबूत दरवाजे और ताले तो लगाते ही हैं, लेकिन साथ ही स्मोक डिटेक्टर और इमरजेंसी एग्जिट का भी इंतजाम करते हैं, ताकि अगर आग लग भी जाए तो नुकसान कम हो। ये बहुत अच्छी उपमा है। और दस्तावेजों के अनुसार इस इमारत की नींव 3 सिद्धांतों पर टिकी है, जिसे CIA ट्रायड कहा गया है। CIA ये कोई जासूसी एजेंसी तो नहीं है? नहीं, इसका जेम्स बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ C का मतलब है कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी गोपनीयता। ये पक्का करना कि डेटा सिर्फ वही लोग देख सकें जिन्हें इसकी इजाजत है। जैसे आपकी मेडिकल रिपोर्ट सिर्फ आपको और आपके डॉक्टर को दिखनी चाहिए। और I का मतलब होगा इंटेग्रिटी यानी अखंडता। मतलब ये पक्का करना कि डेटा में कोई छेड़छाड़ न कर सके, जैसे कि मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस कोई हैकर रातों रात शून्य न कर दे। बिल्कुल सही। और आखिर में A यानी अवेलेबिलिटी या उपलब्धता। ये पक्का करना कि जब भी किसी अधिकृत यूजर को जरूरत हो, डेटा और सेवाएं मौजूद हों। और दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोग C यानी गोपनीयता पर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार बिजनेस के लिए सबसे बड़ा खतरा A यानी उपलब्धता पर हमला होता है। जैसे
सोचिए, एक बड़ी ई-कॉमर्स साइट की दिवाली सेल के दिन अगर डीडॉस अटैक हो जाए और साइट कुछ घंटे भी बंद रहे तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है। हाँ, भले ही कोई डेटा चोरी ना हुआ हो। बिल्कुल। असल दुनिया में इन तीनों का संतुलन साधना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो हमने साइबर सुरक्षा की इमारत की नींव समझ ली, गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता। लेकिन इस पर हमला करने के तरीके भी तो उतने ही मजबूत हो गए हैं। दस्तावेज असल खतरों की एक पूरी लिस्ट सामने रखते हैं, जैसे कि मैलवेयर। मैलवेयर यानी मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये एक छाते की तरह है जिसके नीचे कई तरह के हानिकारक प्रोग्राम आते हैं। वायरस, वर्म्स और सबसे कुख्यात रैंसमवेयर। रैंसमवेयर तो मैंने सुना है, ये आपकी फाइल्स को लॉक कर देता है ना? हाँ, और उन्हें खोलने के बदले आपसे क्रिप्टो करेंसी में फिरौती मांगता है। ये डिजिटल दुनिया की सबसे बड़ी उगाही है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी डीडॉस अटैक का भी जिक्र है। हाँ, डीडॉस अटैक किसी दुकान के दरवाजे पर इतनी भीड़ खड़ी करने जैसा है कि असली ग्राहक अंदर ही ना आ पाए। इसमें हमलावर हजारों बॉट कंप्यूटरों का इस्तेमाल करके किसी वेबसाइट पर एक साथ इतना ज्यादा ट्रैफिक भेजते हैं कि उसका सर्वर ओवरलोड हो जाता है और वेबसाइट ठप हो जाती है। और फिर जीरो डे एक्सप्लॉइट्स जैसे तकनीकी हमले भी हैं। जीरो डे नाम ही बड़ा नाटकीय लगता है। और ये है भी। इसका मतलब है कि हमलावर सॉफ्टवेयर में किसी ऐसी नई कमजोरी का फायदा उठाते हैं जिसके बारे में उस सॉफ्टवेयर को बनाने वाले डेवलपर को भी पता नहीं होता। अच्छा, तो मतलब उसको ठीक करने के लिए 0 दिन होते हैं। बिल्कुल। ये सबसे खतरनाक हमलों में से एक है क्योंकि इसके खिलाफ कोई तैयार पैच या सुरक्षा उपाय मौजूद नहीं होता। लेकिन एक खतरा है जो शायद हम सबने अनुभव किया है, फिशिंग। हमारे दस्तावेज में एक तस्वीर का जिक्र है जिसमें एक हैकर मछली पकड़ने वाली रॉड से लैपटॉप हंसा रहा है। लेकिन क्या अब लोग ज्यादा जागरूक नहीं हो गए हैं? मुझे लगता था कि वो पुराने आपकी लॉटरी लगी है वाले ईमेल पर अब कोई क्लिक नहीं करता। अब बिल्कुल सही कह रही हैं, वो पुराने तरीके ज्यादा काम नहीं करते। इसीलिए हमलावर अब कहीं ज्यादा चालाक हो गए हैं। अब वो स्पीयर फिशिंग का इस्तेमाल करते हैं। स्पीयर फिशिंग। हाँ, वो आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल या कंपनी की वेबसाइट से आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। आपके बॉस का नाम, आपके दोस्त, आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिर वो एक ऐसा पर्सनलाइज्ड ईमेल बनाते हैं जो देखने में एकदम असली लगता है। हो सकता है ईमेल आपके बॉस के नाम से आए और उसमें लिखा हो, मैं मीटिंग में हूं, जल्दी से इस वेंडर को पेमेंट कर दो। और उस पे शक करना बहुत मुश्किल हो जाता और है। बहुत मुश्किल। ये तकनीक से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। और यहीं पर खतरा और अटैक वेक्टर यानी हमले के रास्ते के बीच का अंतर समझना जरूरी है। मैलवेयर एक खतरा है, लेकिन जिस स्पीयर फिशिंग ईमेल के जरिए वो आपके सिस्टम में आया, वो अटैक वेक्टर है। अच्छा, अटैक वेक्टर यानी वो रास्ता जिससे हमलावर अंदर घुसता है। बिल्कुल। तो दस्तावेजों में और कौन से आम अटैक वेक्टर्स का जिक्र है जो इंसानी फितरत का फायदा उठाते हैं? कई हैं। पहला तो सोशल इंजीनियरिंग ही है, जिसका फिशिंग एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जैसे कोई फोन करके कहे कि वो आपके बैंक से बोल रहा है और आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है और उसे ठीक करने के लिए आपसे आपका ओटीपी पूछ ले। ये तो बहुत होता है। हाँ, वो आपकी मदद करने का नाटक कर रहा है लेकिन असल में आपको लूट रहा है। और एक और तरीका है फिजिकल मीडिया, जैसे अनजान यूएसबी ड्राइव छोड़ देना। ये तो पुरानी जासूसी फिल्मों जैसा लगता है। क्या ये आज भी काम करता है? आपको हैरानी होगी, लेकिन ये आज भी बहुत असरदार है। इसे यूएसबी ड्रॉप अटैक कहते हैं। हमलावर कंपनी के लोगो वाली एक यूएसबी ड्राइव पार्किंग में या ऑफिस कैंटीन में छोड़ देते हैं। अब इंसान की फितरत होती है जानने की कि इसमें क्या है। और जैसे ही कोई उसे अपने कंप्यूटर में लगाता है, उस ड्राइव में मौजूद मैलवेयर चुपके से इंस्टॉल हो जाता है और हमलावर को उस कंप्यूटर और नेटवर्क का एक्सेस मिल जाता है। और तीसरा, जो शायद सबसे आम है, वो है अनपैच्ड सॉफ्टवेयर, यानी अपडेट्स को नजरअंदाज करना। हम सब करते हैं, फोन पर अपडेट का नोटिफिकेशन आता है और हम रिमाइंड मी लेटर पर क्लिक कर देते हैं। और वही एक क्लिक हैकर्स को दावत दे देता है। सॉफ्टवेयर अपडेट सिर्फ नए फीचर लाने के लिए नहीं होते, उनका सबसे जरूरी काम सुरक्षा की खामियों को ठीक करना होता है। हर वो अपडेट जिसे आप डालते हैं, वो आपके डिजिटल घर का एक दरवाजा है जिसे आपने खुला छोड़ दिया है। तो ये साफ है कि साइबर सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी लड़ाई नहीं है, इसके साथ गहरे कानूनी और नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। और दस्तावेजों का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और ये इस विषय का सबसे जटिल हिस्सा है। कानून तो बनाए जाते हैं ऑनलाइन अपराधों से बचाने के लिए, लेकिन कानून के दायरे से बाहर भी बहुत कुछ है जहां नैतिकता यानी क्या सही और क्या गलत की भूमिका आती है। जैसे कि गोपनीयता यानी प्राइवेसी,
सुरक्षा करने वालों के पास ही सबसे ज्यादा जानकारी होती है। ठीक यही, इसे ट्रस्ट पैराडॉक्स कह सकते हैं। सिस्टम को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा पेशेवरों को अक्सर कंपनी के सबसे संवेदनशील डेटा, कर्मचारियों की निजी जानकारी, सब कुछ देखने का एक्सेस मिलता है। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस ताकत का गलत इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, वो सिर्फ वही जानकारी देखें जो उनके काम के लिए जरूरी है, लेकिन यह सिर्फ उनकी नीयत पर निर्भर करता है। और एक और दिलचस्प नैतिक सवाल है प्रकटीकरण यानी डिस्क्लोजर का। मान लीजिए मैं एक रिसर्चर हूं और मुझे किसी बहुत पॉपुलर ऐप में एक खतरनाक खामी मिल जाती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये एक क्लासिक दुविधा है। अगर आप इसे तुरंत सार्वजनिक कर देते हैं तो लाखों यूजर्स सतर्क हो जाएंगे, जो अच्छी बात है, लेकिन इससे दुनिया भर के अपराधी भी सतर्क हो जाएंगे और शायद उस खामी का फायदा उठाकर हमला करना शुरू कर देंगे। इससे पहले कि कंपनी उसे ठीक कर पाए। हाँ, तो फिर क्या मुझे चुपचाप सिर्फ कंपनी को बताना चाहिए? लेकिन क्या पता वो कंपनी से गंभीरता से ना ले या इसे ठीक करने में महीनों लगा दे। यही समस्या है। इसका कोई आसान जवाब नहीं है। इसीलिए रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का कॉन्सेप्ट आया है। इसमें रिसर्चर पहले निजी तौर पर कंपनी को खामी के बारे में बताता है और उसे ठीक करने के लिए एक तय समय, जैसे 90 दिन देता है। और अगर वो नहीं करते तो 90 दिन बाद रिसर्चर उस जानकारी को सार्वजनिक कर देता है ताकि यूजर्स पर दबाव बने और वो खुद को बचा सकें। ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। एक और नैतिक सिद्धांत का जिक्र है, अनुपातिकता यानी प्रोपोर्शनैलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि जवाब हमले के बराबर का होना चाहिए। मान लीजिए किसी ने आपके नेटवर्क पर बस दरवाजा खटखटा कर देखा, यानी एक छोटा मोटा स्कैन किया, तो आप जवाब में उस पर रॉकेट लॉन्चर नहीं चला सकते। बिल्कुल, यानी आप पलटकर उसकी पूरी कंपनी के नेटवर्क को हैक नहीं कर सकते। बचाव करने में आप हमले से ज्यादा तबाही नहीं मचा सकते। और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है पहुंच की समानता। ये साइबर सुरक्षा से कैसे जुड़ा है? ये तो एक सामाजिक मुद्दा लगता है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक और नैतिक सवाल है। आज शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, बैंकिंग, सब कुछ ऑनलाइन है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि सभी को इन डिजिटल सेवाओं तक बराबर पहुंच मिले। मतलब सुरक्षा इतनी मुश्किल न हो कि कुछ लोग सिस्टम से बाहर ही हो जाएं। सही कहा। अगर हम सुरक्षा के नाम पर इतने मुश्किल नियम बना दें, जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए हमेशा एक स्मार्टफोन की जरूरत हो, तो हम उन लोगों को बाहर कर सकते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सुरक्षा डिजिटल डिवाइड को और गहरा करने का कारण नहीं बननी चाहिए। और अगर हम इसे और बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें, तो ये मानवाधिकारों से भी जुड़ जाता है। आज के दौर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुंच और गोपनीयता जैसे हमारे मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल डिजिटल माध्यमों से हो रहा है। इसलिए साइबर सुरक्षा के उपायों को इन अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। तो आज की इस गहन पड़ताल से हमने कुछ मुख्य बातें समझी। पहली कि साइबर सुरक्षा सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि भरोसे को बनाए रखने का नाम है। यह गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता के 3 स्तंभों पर आधारित है। दूसरी कि सबसे बड़े खतरे अक्सर तकनीकी कमजोरियों के बजाय हमारी अपनी इंसानी फितरत का फायदा उठाते हैं, जैसा हमने फिशिंग के मामले में देखा। और ये भी कि साइबर सुरक्षा में हर कोई एक भूमिका निभाता है, सिर्फ विशेषज्ञ ही नहीं। एक मजबूत पासवर्ड चुनना, सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और अनजान लिंक्स पर क्लिक न करना, ये छोटे छोटे कदम बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल, हम सब इस डिजिटल समाज के नागरिक हैं और हम सब की इसमें एक जिम्मेदारी है। और आखिर में ये क्षेत्र सिर्फ कोड और फायरवॉल के बारे में नहीं है, बल्कि ये जटिल नैतिक विकल्पों से भी भरा है। बिल्कुल, और सबसे अहम बात यह है कि जागरूकता ही सुरक्षा की पहली पंक्ति है। इन खतरों और नैतिक दुविधाओं को समझकर ही हम खुद को और अपने डिजिटल जीवन को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर मंथन किया जा सकता है। हमारे दस्तावेजों में ये उल्लेख है कि एआई का उपयोग हमलों को और ज्यादा घातक बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन उस भविष्य के बारे में सोचिए जब साइबर जंग इंसानों के बीच नहीं बल्कि 2 एआई के बीच लड़ी जाएगी। एक हमलावर एआई और दूसरा रक्षक एआई, जो इंसानी सोच से लाखों गुना तेजी से एक दूसरे की चालें चलेंगे और उनका जवाब देंगे। क्या उस स्थिति में हमारा यानी इंसानों का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाएगा और वैसी दुनिया कैसी दिखेगी? ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। टिकटपोर को फॉलो करना मत भूलिएगा।